Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about multinational corporations and the foreign direct investment. Starting with the definition of multinational corporation. A multinational corporation is one that operates in two or more countries at one time. Most multinationals produced and sold in just a few countries. Today, many multinationals have worldwide production and sale. अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ऑपरेशंस आप कह लें, उसके एग्जिस्ट करने ज़रूरी हैं। अगर वो पाकिस्तान से एक या एक से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है तो इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कहा जा सकता है, बट इट इज़ नॉट अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का एक से ज़्यादा कंट्री में फिजिकल एग्जिस्टेंस होना भी ज़रूरी है। सिर्फ उसका प्रोडक्ट का वहाँ अवेलेबिलिटी डजंट मेक्स इट अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। पहले जो मल्टीनेशनल होती थी कुछ डेकेड्स पहले, वो नॉर्मली एक दो या कुछ चंद कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती थी, और अब जो मल्टीनेशनल हैं उनका एक करेक्टरिस्टिक है कि वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है। मोस्टली कंट्रीज़ में वो चाहती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। A corporation in which one country owns a facility in the foreign country, thus extending managerial control over national boundaries. ये वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो भी हमने बात की कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होने के लिए किसी और कंट्री में मैनेजेरियल कंट्रोल होना ज़रूरी है। यानी कि मैनेजेरियल कंट्रोल एक से ज़्यादा कंट्री में होगा। जब कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है तो मैनेजेरियल कंट्रोल नहीं आता, बल्कि अगर वहाँ पे कोई फैक्ट्री, प्लांट या कंपनी रजिस्टर करा ली जाती है तो फिर मैनेजेरियल कंट्रोल आ जाता है। तो फॉर अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द मैनेजेरियल कंट्रोल लाइज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. This managerial control enables the firm to make decisions about how and where to employ resources. Of course, जब मैनेजेरियल कंट्रोल आएगा तो फिर ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज वाले डिसीजन भी आएंगे। कंपनी खुद ये अंडरटेक करेगी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, लेबर कौन सी हायर होनी चाहिए, लेबर को पेमेंट क्या होनी चाहिए, प्लांट कितने होने चाहिए, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ आएंगे। Decisions made are based on global strategies for corporate success rather than on the basis of conditions within any of the countries in which the firm conducts its business. जाहिर है जब ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस और मैनेजरियल कंट्रोल एक कंट्री से ज़्यादा में आएगा तो उसकी जो स्ट्रेटजीज होंगी वो भी ग्लोबल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या ग्लोबल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, रादर देन किसी एक कंट्री की कंडीशन की बेसिस पे बिजनेस कंडक्ट किया जाए, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज होंगी। अब स्ट्रेटजीज लोकल की बजाय ग्लोबल हो जाएंगी। अब मल्टीनेशनल कंपनी के गोल्स क्या होते हैं? द कॉमनली एक्सेप्टेड गोल ऑफ एन MNC इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। अगर बहुत ही ब्रीफली बात की जाए तो हर मल्टीनेशनल कंपनी का जो बेसिक गोल है दैट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। जब हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि प्रॉफिट शॉर्ट टर्म एक मैयर है, यानी कि एक साल के दरमियान की जो अर्निंग्स हैं उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और प्रॉफिट करते हैं। और प्रॉफिट जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं और अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो वो ये बात समझ सकते हैं कि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है थ्रू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस।
इसीलिए जो ब्रॉडर गोल कंसिडर किया जाता है ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, क्योंकि ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता और लॉन्गर टर्म गोल है कि आपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ेगी कि डिविडेंड ज़्यादा हो और शेयर की प्राइस इंक्रीज हो। तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस तब ही इंक्रीज होगी जब कंपनी ग्रो करेगी, उसके प्रॉफिटेबिलिटी एक ईयर में नहीं होगी बल्कि वो रेगुलरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी और जो है उसकी मार्केट ब्रांड वर्थ ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी शेयर की प्राइस को बढ़ाएंगे और शेयर की प्राइस बढ़ती है तो इसी को मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ बोलते हैं। Financial managers throughout the MNC have a single goal of maximizing the value of entire multinational corporation. अब इस गोल को अचीव करने के लिए मल्टीनेशनल्स के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट भी आते हैं और ये ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं जो किसी लोकल बिजनेस को या स्मॉलर बिजनेसेस को नहीं होते। ये कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं जब कंपनी का साइज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, when a corporation's shareholders differ from its manager, a conflict of goals can exist, the agency problem. पहला और सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फेस, क्योंकि मल्टीनेशनल है, ऑनर होंगे भी तो सारे जो कंपनीज हैं, जो जितनी भी ब्रांचेज हैं, उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते। फिर नॉर्मली एमएनसीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो शेयर होल्डिंग के थ्रू ऑनरशिप होती है। तो नॉर्मली शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी का बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे होते। कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए मैनेजर्स होते हैं, जिसमें जो टॉप ऑफ द लाइन होता है वो सीईओ होता है जो कि लीड कर रहा होता है कंपनी का हायरार्की। अब मैनेजर की तो जो मैनेजर का अपना गोल है वो क्या है कि उसकी सैलरी ज़्यादा हो, उसके बोनसेस ज़्यादा हो, उसके पैकेजेस ज़्यादा हो। जबकि शेयर होल्डर का जो गोल है वो है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, ऐसे डिसीजन लिए जाएं जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज दें। हो सकता है मैनेजर की जो सैलरी है वो प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक कर दी गई हो, तो मैनेजर चाहेगा फ्यूचर में जो मर्जी हो इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया जाए, चाहे उसके लिए लॉन्ग टर्म के डिसीजंस में प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट है उन लोगों के जो उस कंपनी के मालिक हैं यानी कि शेयर होल्डर्स, और उन लोगों के जो वो कंपनी चला रहे हैं जो कि मैनेजर्स हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट को एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि मैनेजर्स आर एक्चुअली द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। So that is why this problem is called the conflict of interest between the managers and the shareholders is actually known as agency problem. Agency costs are normally larger for MNCs than for pure domestic firm due to the difficulty in monitoring distant managers, the different culture of foreign managers, the size of the large MNCs, the tendency to play down short-term effect. अब एजेंसी कॉस्ट जो होती है मल्टीनेशनल में वो ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अ डोमेस्टिक बिजनेस। ये एजेंसी कॉस्ट होती क्या है? एजेंसी कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी को बियर करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स का क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है टू द शेयर होल्डर्स, तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए अब कंपनी को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि मैनेजर्स को मॉनिटर किया जा सके। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? एक तरीका ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लें, दूसरा ये एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो रिगरस हो जाए, तीसरा सर्वेलेंस बेहतर हो जाए, मॉनिटरिंग बेहतर हो। तो इन सब डिसीजंस की भी एक कॉस्ट होती है। अगर आपने एक्सटेंसिव ऑडिट कराना है और मतलब हायर फर्म है, टॉप रेटेड फर्म से कराना है, तो उसकी एक कॉस्ट है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को अगर क्रिएट करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी एक कॉस्ट है।
अगर सर्वेलेंस बेहतर करनी है तो उसकी एक कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट जो है हमेशा मल्टीनेशनल कंपनी में ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसके अंदर रिगरस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एजेंसी प्रॉब्लम हायर राइज करता है। इंटरनेशनल मैनेजर को कंट्रोल या मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होंगी और उस जगह कन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी कॉस्ट मल्टीनेशनल में इसलिए ज़्यादा होती हैं। नंबर 1, द डिफ़िकल्टी ऑफ मॉनिटरिंग डिस्टेंट मैनेजर। डिफरेंट कल्चर में मैनेजर्स होंगे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ फॉरेन मैनेजर। कल्चर भी डिफरेंस है, हर सब्सिडरी का दूसरी सब्सिडरी से कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री में और डिफरेंट डायनामिक्स में ऑपरेट करती है। द साइज ऑफ द लार्जर एमएनसीज। और जितना साइज ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा होगा उतनी ही कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम यानी कि एजेंसी प्रॉब्लम हायर होगी, और एजेंसी प्रॉब्लम हायर होगी तो एजेंसी कॉस्ट भी हायर होंगी। द टेंडेंसी टू डाउन प्ले शॉर्ट टर्म इफेक्ट। और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को डाउन प्ले किया जा सकता है जब कंट्रोल मैनेजर्स के पास हो, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए एजेंसी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। दूसरा एमएनसी के लिए जो कन्फ्लिक्ट होता है वो ये है कि सब्सिडरी मैनेजर में बी टेम्प्टेड टू मेक डिसीजन दैट मैक्सिमाइज द वैल्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सब्सिडरीज। अब मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। जिन कंट्रीज में उसकी एग्जिस्टेंस है उसको नॉर्मली उसकी सब्सिडरी कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल किसी और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और एग्जिस्टेंस किसी और ऑर्गेनाइजेशन की है। अब हर सब्सिडरी का मैनेजर का शायद ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उसकी रिस्पेक्टिव सब्सिडरी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो सके, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ होल ऑफ द ग्रुप। एक सब्सिडरी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना ये मल्टीनेशनल कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन सब्सिडरी मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। तो अल्टीमेटली ये कन्फ्लिक्ट भी एमएनसीज में एग्जिस्ट करता है, जो कि लोकल फर्म्स में अक्सर नहीं एग्जिस्ट करता। इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। The magnitude of agency cost can vary with the management style of the multinational corporations. अब ये जो conflict है that is between the managers and the shareholders, ये multinational में exist तो हमेशा करेगा, लेकिन इसका जो magnitude है वो style of management पे differ भी करेगा। और ज़ाहिरी बात है कि जितना कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा उतनी एजेंसी कॉस्ट भी ज़्यादा बियर करनी पड़ेंगी। तो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जिस तरह डिफरेंट होगा उस तरह से इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम भी डिफरेंट होगा। अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्टाइल रिड्यूसेस एजेंसी कॉस्ट। अगर तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजन मेकिंग जो स्टाइल है दैट इज सेंट्रलाइज्ड, तो फिर ये कहा जा सकता है ऐसी एमएनसीज में एजेंसी प्रॉब्लम लोअर होगी। ऑफ कोर्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के अपनी कुछ लिमिटेशन हैं ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से, जो कंसिडरेशन में आएंगी कि मैंने एमएनसी ने जो ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करना है वो सेंट्रलाइज्ड होगा या डिसेंट्रलाइज्ड होगा। However, a decentralized style gives more control to those managers who are closer to the subsidiary operations and environment. जैसा हमने कहा कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल में एजेंसी कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसके फिर कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ऑपरेशंस के लिए मैनेजर्स के पास कुछ ना कुछ कंट्रोल और पावर भी होना ज़रूरी है ताकि वो एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। उसके लिए फिर ज़्यादा प्रेफरेबल डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये इट इज़ ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट कि सेंट्रलाइज्ड स्टाइल फॉलो करें या डिसेंट्रलाइज्ड।
अगर मॉडर्न डे स्ट्रक्चर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट डायनामिक है और ऑफ कोर्स उसके साथ एजेंसी कॉस्ट हायर होंगी जो कि कंपनी बियर करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो अल्टरनेटिव है अगर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो डिसेंट्रलाइज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट एमएनसीज को सूट करता है. It will also be dependent on the nature of operation of a multinational company. Some multinational corporations attempt to strike a balance, allowing subsidiary to make the key decision for their respective operations. The parent management monitors the decision. जाहिर है फिर मल्टीनेशनल कंपनीज की कोशिश होती है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान में कोई बैलेंस करने की कोशिश करें कि जहाँ जहाँ ऑटोनॉमी की ज़रूरत है वहाँ पे मैनेजर्स को ऑटोनॉमी दी जाए और कई डिसीजंस जो है वो पेरेंट खुद करें. तो दे ट्राई टू ऑपरेट विद keeping in view the balance between the centralized and the decentralized style of management. अब कुछ कॉरपोरेट कंट्रोल के भी स्टाइल होते हैं जो कि एजेंसी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे पहला, स्टॉक ऑप्शंस फॉर द बोर्ड मेंबर्स एंड एग्जीक्यूटिव. अगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को स्टॉक ऑप्शन दे दिए जाएं, यानी कि उनको शेयर परचेज करने का राइट दे दिया जाए, ऑफ कोर्स ये लोअर प्राइस पे होगा फ्रॉम द मार्केट वैल्यू. अगर कंपनी के जो की स्टेक होल्डर्स यानी कि की मैनेजर्स हैं वो स्टॉक ऑप्शन अवेल कर लें और शेयर होल्डर ही बन जाए कंपनी के, तो उनके इंटरेस्ट और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट मैच कर जाएंगे, क्योंकि जब वो शेयर होल्डर बनेंगे तो उनकी भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ होंगे. तो अक्सर कंपनीज स्टॉक ऑप्शंस दे के जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं. तो पहला ऑप्शन जो कंपनी के पास अवेलेबल होता है दैट इज स्टॉक ऑप्शंस. हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रेट स्पेशली फॉर फर्म्स विद लो स्टॉक प्राइसेस. जिन कंपनी के स्टॉक्स की प्राइसेस लो होती है वो एट टाइम्स हॉस्टाइल टेक ओवर का थ्रेट भी फेस कर रहे होते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर फ्लोट कर रहे हैं और कोई एंटिटी उन शेयर में से 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती है फ्रॉम द मार्केट, तो ऑटोमेटिकली वो उस कंपनी की ऑनर बन जाती है, चाहे वो वॉलंटरली उसको कंपनी सेल की गई है या सेल नहीं की गई. तो हॉस्टाइल टेक ओवर का थ्रेट अगर होगा तो ऐसे केसेस में मैनेजर्स उस कन्फ्लिक्ट को फेस करते हुए भी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर हॉस्टाइल टेक ओवर हो गई तो जॉब के थ्रेट्स भी हैं और पावर के थ्रेट्स भी हैं. तो अगर तो हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि अक्सर उन कंपनीज में कर रहा होता है जिनकी शेयर प्राइस लो होती हैं, तो ये भी सर्व करता है एज रिड्यूसिंग द एजेंसी कॉस्ट्स. इन्वेस्टर मॉनिटरिंग, बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड. तीसरा काम ये हो सकता है कि मॉनिटरिंग के लिए कुछ डायनामिक्स ऐसे बनाएं कि इन्वेस्टर भी वो मॉनिटरिंग करें जो आप करना चाह रहे हैं. इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपनी डेट का मेजर पोर्शन एक बैंक से ले लेते हैं. ऑफ कोर्स बैंक अगर आपको अगर लोन देगा तो वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखेगा. अगर लोन का पोर्शन सिग्निफिकेंट होता है तो अक्सर कंपनी के बैंक का रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी पार्ट बनाया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ द टर्म ऑफ लोन. ऐसे केस में आपकी कंपनी को बैंक भी कीनली मॉनिटर करेगा. अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आएगी तो वो बैंक भी मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट करेगा. तो एक तरीका ये भी है कि आप इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर लें ताकि मॉनिटरिंग ईजी हो जाए.
Constraints interfering with the corporation's goal. Multinational corporation managers are confronted with various constraints, environmental constraints, regulatory constraints, taxes, currency convertibility, earning remittance, employee rights, ethical constraints, bribes. जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं जो प्रॉब्लम उनके लिए आती है, वो ये है कि हर क्योंकि वो मल्टी नेशन लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे होते हैं, हर कंट्री की एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उनको उनसे कंप्लाई करना पड़ता है और एक ही एनवायरमेंटल रूल्स पे वो नहीं चल सकते क्योंकि हर कंट्री की एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इसी तरह हर कंट्री की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, तो वो भी कंस्ट्रेंट है, उनकी पॉलिसी सब्सिडरी टू सब्सिडरी वेरी भी करेगी और इसी तरह उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी। कई कंट्रीज में टैक्सेस बहुत हायर हैं, कई कंट्रीज में करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इशू है, उसका इजीली नहीं हो पाती, अर्निंग रेमिटेंस के इश्यूज हैं और एम्प्लॉई राइट्स के भी डिफरेंट है। हर कंट्री के जो ह्यूमन राइट या ह्यूमन रिसोर्स के जो एक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सैलरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये सारे वो कंस्ट्रेंट हैं जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के मैनेजर्स को भी फेस भी करने पड़ते हैं। और आखिरी में एथिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर ब्राइब के बगैर काम करना और सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज अगेन अनदर कंस्ट्रेंट इन द ऑपरेशन ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। International business methods. Firms may also penetrate foreign markets by engaging in a joint venture, joint ownership and operation with firms that reside in those markets. Acquisition of existing operations in foreign countries allow firm to quickly gain control over foreign operations as well as a share of the foreign market. अगर किसी कंपनी ने इंटरनेशनली ऑपरेट करना है, मतलब किसी कंट्री में वो ऑपरेशन करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करना चाहती है, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टेंस नहीं है, तो कंपनी के पास कई मेथड्स अवेलेबल हैं। एक तरीका तो यह है किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप जो कि उस कंट्री में एग्जिस्ट करता है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर कर लें। जॉइंट वेंचर एक ऐसी स्टेट ऑफ कंपनी बिजनेस है जिसमें ऑनरशिप 50-50% होती है या एटलीस्ट कंट्रोल 50% होता है। तो एक तरीका तो यह है वहाँ के किसी लोकल स्टैब्लिश्ड बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया जाए ताकि एक आपको नॉलेज वाइज असिस्टेंस मिले फ्रॉम अ लोकल पार्टनर। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई वहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है तो उसको एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कई बैंक्स हैं जो फॉरेन बैंक्स में एक्वायर किए क्योंकि वो पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहते थे। फिर मल्टीनेशनल के पास इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी ग्रेटर होंगी। हमने कुछ लिमिटेशंस और कन्फ्लिक्ट की बात की, अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं कि मल्टीनेशनल के पास हमेशा कुछ अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज़्यादा रहेंगी। द मार्जिनल रेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स आर अबव दोज ऑफ प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स सिंस मल्टीनेशनल corporations have expanded opportunity sets of possible projects from which to select। मल्टीनेशनल का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो हमेशा लोकल फर्म से ज़्यादा होगा और इसकी बड़ी क्लियर रीज़न ये है कि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। उनके पास नंबर ऑफ कंट्रीज अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और रिटर्न अर्न कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो कंपनीज पहले इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते हैं
और उसमें से वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे रहा होता है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज के पास क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारी कंट्रीज में हैं जिसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस भी होंगे, जैसे लोअर टैक्स हो गया, फॉरेन करेंसी स्टेबिलिटी हो गई, तो उनके पास ऐसे ऑब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो कि हायर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होगा वो लोकल या डोमेस्टिक बिजनेसेस से ज़्यादा होगा। Second is financing opportunities. Multinational companies can obtain capital funding at a lower cost due to their large opportunity set of funding sources around the world. मल्टीनेशनल कंपनी के पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, कैपिटल फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग, दोनों की अपॉर्चुनिटीज लोकल फर्म से ज़्यादा है। वो चाहे तो अपने शेयर फ्लोट कर दें और शेयर दुनिया में कहीं भी सेल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो एग्जिस्ट उन सारी कंट्रीज में कर रही हैं जिसमें वो शेयर फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है। जो कंपनी जिधर एग्जिस्ट कर रही होगी उधर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना ईजियर होगा रादर दैन किसी कंट्री में एग्जिस्ट ना करते हुए उनके बैंक से लोन लेना। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो मल्टीनेशनल कंपनी के पास हमेशा जो उनकी एग्जिस्टेंस की एक रीज़न भी है, हमेशा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हायर होंगी कंपेयर टू द डोमेस्टिक फर्म। एट द सेम टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ इंटरनेशनल रिस्क भी बियर कर रही होंगी। यहाँ पे नाम से वाज़ेह है कि ये जो रिस्क हैं ये इंटरनेशनल इन नेचर हैं, तो ऐसे रिस्क यूजुअली डोमेस्टिक फर्म्स बियर नहीं करती। इंटरनेशनल बिजनेस यूजुअली इंक्रीजेस द मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सपोजर टू नंबर 1 एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अगर एक कंपनी इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रही है तो उसको एक्सचेंज में रेट मूवमेंट से पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, यानी कि रिस्क हायर है टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। एक कंपनी है जो प्रोड्यूस भी पाकिस्तान में करती है, सेल भी पाकिस्तान में करती है, उसकी जो प्रोडक्शन करेंसी है वो भी पाकिस्तानी रुपी है, जिसमें सेल करती है वो भी पाकिस्तानी रुपी है, जिसमें वो अपने ऑनर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो भी पाकिस्तानी रुपी है। तो ऐसी कंपनी को एक्सचेंज रेट मूवमेंट का रिस्क कम है, लोअर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, जबकि मल्टीनेशनल कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हायर होगा। फॉरेन इकोनॉमीज, इसी तरह फॉरेन इकोनॉमी के जो इकोनॉमिकल फैक्टर हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए रिस्क का एलिमेंट है, जैसे कि उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट, उस कंट्री की बैंकिंग रिक्वायरमेंट, ये सारे इट सर्व्स एज अ रिस्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, बट ऑफ कोर्स domestic firms do not face such risk because they operate in just a single country. तीसरा पॉलिटिकल रिस्क, कि अगर कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ट्रांसलेट होती है इन द बिजनेसेस। अगर पॉलिटिकली कोई कंट्री इनस्टेबल होगी तो उसके बिजनेसेस भी जो है डिमाइस पे जाएंगे। तो ये सारे रिस्क मल्टीनेशनल कंपनी फेस कर रही होती है। तो जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज रिस्क एलिमेंट इन द मल्टीनेशनल कंपनीज इज हायर। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अभी तक हमने बात की कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या हैं, फिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर हमने बात की कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, फिर हमने बात की कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, फिर हमने बात की कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। उसमें हमने दोनों बात की कि उसकी ऑनरशिप स्ट्रक्चर की भी बात की और उसकी मैनेजमेंट स्टाइल की भी बात की। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस देखे कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एडवांटेजेस हमेशा लाए करते हैं विद द मल्टीनेशनल कंपनीज, और उसके बाद अभी हमने
रिस्क देखें जो मल्टीनेशनल कंपनीज फेस कर रहे होते हैं, जो कि लोकल बिजनेसेस को अक्सर नहीं होते। अब एक सवाल और है कि आखिर कंपनीज मल्टीनेशनल या कि इंटरनेशनल होती क्यों हैं? क्या ज़रूरत है कि ये जो रिस्क देखने के बाद हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब इतने सारे रिस्क हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, तो इंटरनेशनल होने की ज़रूरत क्या पड़ती है टू द मल्टीनेशनल कंपनीज? तो उसका आंसर है, वाई डू फर्म्स एक्सपैंड इनटू अदर कंट्रीज? तो इसकी जो कुछ रीजंस है, नंबर वन, टू सीक न्यू मार्केट्स। क्या आपको, अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है या कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपको एक न्यू मार्केट मिल रही है, वहाँ पे आप अपना, यहाँ पे तो शायद आप पूरी मार्केट को केटर कर चुके हैं, तो आप एक नई मार्केट की ज़रूरत है, तो आपको नई मार्केट के लिए आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर टू सीक न्यू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हो सकता है कि आपको रॉ मटेरियल की मजीद ज़रूरत हो और चीपर रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो, तो आप ऐसी कंट्री में ऑपरेट करना पसंद करेंगे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की का जो रॉ मटेरियल है वो चीपर होगा। तो आप वो रॉ मटेरियल को के एडवांटेज को अचीव करने के लिए इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं। टू गेन न्यू टेक्नोलॉजीज। हो सकता है कि आपकी बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जो कि टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। तो उस एडवांटेज को अचीव करने के लिए यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सपेंड योर फर्म टू द अदर कंट्रीज। टू गेन प्रोडक्शन एफिशिएंसीज, कि हो सकता है कि आपकी लेबर वहाँ पे चीप है, हो सकता है मशीनरी बेहतर है, इंपोर्ट कराना एक मुश्किल मसला होगा। तो ये सारी प्रोडक्शन में जो एफिशिएंसीज अचीव करने में हो सकता है वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज बेहतर हो। तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसीज को अचीव करने के लिए इंटरनेशनलाइज किया जाता है। टू अवॉइड पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल्स। हो सकता है ऐसी कंट्री में ऑपरेट करने की इंटेंशन है जहाँ पे पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कम हैं, तो ये एक रीज़न है। एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी अपने रिस्क को रिड्यूस करती है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो कि सिर्फ एक कंट्री में ऑपरेट करता है और वो कंट्री है इराक। इराक अगर वॉर में चली जाती है तो इसका मतलब वो बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो रिस्क ऑफ अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या कंट्री का जो रिस्क है वो हायर है। ऐसा रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप KFC की एग्जांपल लें तो KFC दुनिया के मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह कोक है, पेप्सी है, कोई भी आप इंटरनेशनल ब्रांड ले लें। अगर एक कंट्री वॉर में भी चली जाती है तो भी इनके बिजनेसेस को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया हुआ है थ्रू एक्सपेंडिंग टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। Multinational companies in the global economy. Multinational company is more than a firm that engages in international activities. Multinational company, a firm that controls and manages production establishment plant in at least two countries. Multinational companies mean extension of corporate ownership and corporate decision making power across national boundaries. ये एग्जैक्टली वही बात की हुई है जो हमने डेफिनेशन के वक्त डिस्कस की थी कि मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ वो कंपनी फर्म नहीं होती जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे अगर एक बिजनेस है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करता है और अपने गुड्स को लेट्स से 15 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस वहाँ पे प्लांट सेटअप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई कंट्रोल है। तो ऐसी कंपनी को आप इंटरनेशनल कंपनी तो कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के लिए
कंट्रोल का होना ज़रूरी है, प्रोडक्शन की इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ पे होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ पे होती है। तो अगर तो आपका प्लांट वहाँ पे है, आप फॉरेन कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी ऑनरशिप है, उसके डिसीजन मेकिंग राइट्स हैं, तो इस तरह की कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है अगर एक से ज़्यादा कंट्री में उनकी कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट, प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। What are the major factors that distinguish multinational company from domestic financial management? अगर डोमेस्टिक फर्म्स की बात करें, यहाँ पे आप डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह कंसिडर करें क्योंकि इसमें फाइनेंस के अलावा नॉन फाइनेंशियल इश्यूज भी डिस्कस किए हुए। सो इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक फर्म्स के मल्टीनेशनल कंपनीज के और डोमेस्टिक कंपनीज के ऑपरेशन में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है करेंसी डिफरेंस। जो डोमेस्टिक फर्म है वो एक ही करेंसी में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस करती है, अनलेस के वो कोई मशीनरी या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही हो। उसके अलावा जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही करेंसी में होती हैं। जो उनकी रिपोर्टिंग है वो तो लाजमी एक करेंसी में होती है। इसीलिए जो करेंसी डिफरेंसेस वाला फीचर है वो मल्टीनेशनल कंपनी फेस कर रही होती है क्योंकि उसकी एक ही कंपनी डिफरेंट सब्सिडरी डिफरेंट करेंसीज में ऑपरेट कर रही होती है। इसी तरह इकोनॉमिक और लीगल डिफरेंसेस हैं। हर कंट्री की इकोनॉमिकल और लीगल स्टेटस डिफरेंट होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, इकोनॉमी के डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं। तीसरा डिफरेंस है लैंग्वेज डिफरेंस का, कि एट टाइम्स आपको अडॉप्ट करना पड़ता है टू द लैंग्वेज दैट इज एक्चुअली स्पोकन और इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो मल्टीनेशनल कंपनी में डिफरेंट लैंग्वेजेस का कल्चर होता है और वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर लैंग्वेज भी जो है उनकी सब्सिडी डिफरेंट ऑप्ट कर रही होती है। जबकि लोकल जो डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं वो एक ही लैंग्वेज में उनकी सारे जो ऑपरेशंस है वो एक ही लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कल्चरल डिफरेंस, हर कंट्री का कल्चर डिफरेंस होता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी को कल्चरल डिफरेंसेस से भी कोप अप करना पड़ता है और डिफरेंट कल्चर्स में ऑपरेट कर रही होती है। फिर गवर्नमेंट रोल, मल्टीनेशनल कंपनी को डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, लाइजॉन होता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये सारा बिल्कुल डिफरेंट है फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। लोकल कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ता है। और पॉलिटिकल रिस्क, हर कंट्री का जो पॉलिटिकल रिस्क है उसका इफेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी पे आएगा, जबकि लोकल जो फर्म है उसका कंसर्न सिर्फ एक ही कंट्री की पॉलिटिकल रिस्क से है। अब हम मूव करते हैं अपने यूनिट के सेकंड पार्ट पे। अभी तक हमने जनरल मल्टीनेशनल कंपनी की बात की थी और हमने कहा कि अगर फॉरेन में कंट्रोल चाहिए तो फिर कंट्रोल होगा तो फिर उसको मल्टीनेशनल कंट्री बोलेंगे। फॉरेन में कंट्रोल हासिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI happens when a firm invests directly in facilities in a foreign country. A firm that engages in FDI becomes a multinational enterprise. Multinational is equal to more than one country. Factors which influence FDI are related to factors that stimulate trade across the national borders. FDI ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी कंपनी का कंट्रोल क्रिएट करेगी, यानी कि कंट्रोल होगा तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसी को कहा था। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे कंट्री कंट्रोल अचीव करेगी। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में
कुछ बैंक में पैसे डिपॉजिट करा देता हूँ और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से मेरा बैंक पे कंट्रोल नहीं आ रहा। अगर उस बैंक के मैं 20% शेयर्स खरीद लेता हूँ तो एटलीस्ट कुछ इन्फ्लुएंस तो है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है जो 50% से ऊपर होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्रोल 10% से ऊपर होल्डिंग को कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में नहीं, क्योंकि उसकी वजह से कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस तो आ रहा होता है। तो इसलिए एफडीआई की रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 10% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग होगी तो उसको एफडीआई कहा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज यूनिट्स आर कॉल्ड फॉरेन सब्सिडरी, कंट्री इन विच फॉरेन सब्सिडरी ऑपरेट इज कॉल्ड होस्ट कंट्री। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं या वहाँ पे यूनिट लगा लेते हैं जो कि ओवरसीज यूनिट है, तो उस कंपनी को और या उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन सब्सिडरी कहा जाएगा, और जिस कंट्री में वो सब्सिडरी एक्चुअली इस्टेब्लिश की गई है उस कंट्री को होस्ट कंट्री बोलते हैं। जिस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसको होम कंट्री बोलते हैं। मतलब अगर मेरी कंपनी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है वो चाइना में एक कंपनी को 50% से ज़्यादा एक्वायर कर लेती है, तो वो कंपनी जिसको मेरी कंपनी ने एक्वायर किया उसको हम फॉरेन सब्सिडरी बोलेंगे, जो भी मेरी कंपनी का नाम होगा। और इसी तरह उस कंट्री को, यानी चाइना में इस केस में होस्ट कंट्री है और पाकिस्तान इस केस में होम कंट्री है। Foreign direct investment. This is the net balance of capital disbursed from and into the country for the purpose of exerting control over assets. Foreign direct investment arises from 10% ownership of voting shares in a domestic firm by foreign investors. The source of concern over foreign investment in any country focuses on two topics: control and profit. Some countries possess restriction on foreigners may own in their country. The general rule or premise is that domestic land, assets and industry should be owned by the residents of the country. Concern over profit stems from the same argument. यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आप किसी एंटिटी को फॉरेन कंट्री के अंदर कंट्रोल दे, यानी कि अगर आप फॉरेन फर्म को एक्वायर कर रहे हैं और आपको उस पर कंट्रोल अचीव हो रहा है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट तो ये है कि कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इकोनॉमिस्ट्स 10% पे थ्रेशोल्ड लगाते हैं कि अगर 10% से ज़्यादा ओनरशिप है किसी फॉरेन फर्म में तो उस फर्म को, उस इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उसकी बेसिस पे सर्टेन इन्फ्लुएंस या कंट्रोल तो स्टैब्लिश हो रहा है। कोई अगर 1% का ऑनर है तो उसका तो उस कंपनी पे किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं आता। हाँ, 10% के बाद अगर ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 10% के बाद एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है ऐसी कंपनीज में, स्पेशली जिनकी ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दो बेसिक एलिमेंट होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, एक कंट्रोल को अचीव करना और दूसरा प्रॉफिट मेकिंग। तो ये किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर ये दो एलिमेंट्स आएंगे तो इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। कई कंट्रीज में इशू ये होता है कि उनके रिसोर्सेस को ओन करना उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि यूएई में शायद आप लैंड ओन नहीं कर सकते। इसी तरह हर कंट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो देखनी पड़ेगी कि उनका अगर तो कंट्रोल अचीव नहीं हो रहा तो फिर उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह नहीं सकते। लेकिन जनरल रूल ये है कि 10% रिक्वायरमेंट हो, कंट्रोल हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंट्रोल हो और प्रॉफिट मेकिंग
इंटेंशंस हों तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर तो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट है और वो एफडीआई नहीं है तो फिर वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मुल्क से बाहर की जा रही है लेकिन वो एफडीआई नहीं है क्योंकि उसमें या तो 10% से थ्रेशोल्ड कम है या कंट्रोल अचीव नहीं हो रहा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मैं अपने पैसे किसी फॉरेन बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, सेविंग अकाउंट खुलवा लूं, तो इस केस में मेरे पास बैंक का कोई कंट्रोल अचीव नहीं हो रहा, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स by individuals, firms and public bodies in government bonds, foreign stock and mutual funds. This is the net balance of capital that flows in and out of the country but does not reach the 10% threshold of direct investment. The purchase of debt securities across borders is classified as portfolio investment because debt securities by definition do not provide the buyer with ownership or control. Portfolio investment is motivated by a search for returns rather than control or manage the investment. अगर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कंट्रोल अचीव नहीं हो रहा तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप फॉरेन बॉन्ड्स खरीद लें, फॉरेन स्टॉक्स खरीदें जो कि 10% से कम हो, या म्यूचुअल फंड में जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें फॉरेन कंट्री में, ये सारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इनकी बाय डेफिनेशन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप जितने मर्जी खरीद लें, आप गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बाय डेफिनेशन आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है वो कंट्रोल अचीव करना नहीं होता, बल्कि सिंपली रिटर्न इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मेरे पैसे किसी फॉरेन बैंक में मैंने सेव किए हुए हैं तो उसकी मेजर रीज़न यही होगी कि फॉरेन बैंक मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा होगा, या मुझे फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि यूएस डॉलर में भी उसमें स्टेबिलिटी चाहिए होगी कि पाकिस्तान में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो बाहर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो है वो कंट्रोल हासिल करना है ही नहीं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। वन इज पोर्टफोलियो थ्योरी, एक एक्चुअली ये दोनों इंटरलिंक्ड है। पोर्टफोलियो थ्योरी ये कहती है कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि आप अपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करें बल्कि डाइवर्सिफाई करें। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पीछे जो लॉजिक है वो पोर्टफोलियो थ्योरी की है कि मैं अपने सारे पैसे अगर पाकिस्तान में लगा दूं तो रिस्क हायर होगा हमेशा, जो कि कंट्री रिस्क है। अगर मैं 10 कंट्री में डिफरेंट बैंक्स में पैसे रखवा दूं तो ऑफ कोर्स जो रिस्क है वो लोअर है, और बोथ रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी लोअर है और कंट्री का रिस्क भी लोअर है कि एक कंट्री डिफॉल्ट करती है तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसी तरह एक कंट्री का किसी साल में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल फॉल कर जाता है तो वो भी मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी इफेक्ट को। तो ये पोर्टफोलियो थ्योरी से हमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट मिलती है। और दूसरा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज में होगी तो ओवरऑल हर तरह का रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, चाहे वो कंट्री रिस्क है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, चाहे इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो ये सारे रिस्क डाइवर्सिफाई होते हैं और ये दो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो, और यू कैन गो इनटू अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है, दे आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
Number two is conglomerate foreign direct investment, and the third one is vertical foreign direct investment. हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन को कहते हैं अगर एक फर्म जो कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस करती है वो कोई फॉरेन फर्म बाय कर ले, यानी कि उस पर कंट्रोल अचीव कर ले थ्रू इन्वेस्टमेंट, और उसके ऑपरेशन लोकल फर्म के और फॉरेन फर्म के सेम हो, तो ऐसी फर्म को, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसका पर्पस जो है वो ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है। कोई बिजनेसेस को डिफरेंट लाइन ऑफ ऑपरेशन में एक्सपेंड करना नहीं है। इसकी एग्जांपल है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एबीएन एम्ब्रो को या यूनियन बैंक को एक्वायर किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी एक फॉरेन बैंक था और एबीएन एम्ब्रो पाकिस्तान में एक बैंक एग्जिस्ट कर रहा था। तो अगर फॉरेन बैंक ने लोकल बैंक को इसलिए एक्वायर किया कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो एक ज़ीरो से सेटअप को इंस्टॉल करने से बेहतर था कि एक लोकल बैंक को एक्वायर कर लें ताकि रनिंग ऑपरेशन हो, कुछ कस्टमर्स भी पहले से एग्जिस्ट करते हों, ब्रांचेस का सेटअप भी अवेलेबल हो। अगर तो पर्पस सिर्फ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है और इस तरह की एफडीआई में कोई कंपनी जा रही है, तो सेम ऑपरेशन के अंदर ज्योग्राफिकल डिफरेंस के साथ कंट्रोल एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसको हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलेंगे। उसके बाद सेकंड को स्किप करते हैं और थर्ड पे जाते हैं, दैट इज वर्टिकल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई यह था कि सेम ऑपरेशन में जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लें। वर्टिकल एफडीआई यह है कि आपकी सप्लाई चेन में जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लें। वो सेम ऑपरेशन नहीं है लेकिन उसी सप्लाई चेन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि कोका कोला एक कंपनी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, लेकिन जो बॉटल्स है वो मैन्युफैक्चर नहीं करती। जो बॉटल है वो एक और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो वो बॉटल जो है कोका कोला उस कंपनी से खरीदती है और उसके अंदर जो ड्रिंक है वो खुद फिल करके आगे सेल करती है। अगर फॉरेन मार्केट में वो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि उसकी सप्लाई चेन का पार्ट है, जो कि उसके सप्लायर्स हैं, वो कंपनी अगर कोका कोला परचेज कर ले, तो ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी फॉरेन मार्केट में एग्जिस्ट करती है, ऐसी कंपनी को परचेज करने के लिए, कंट्रोल एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी जो कि सप्लाई चेन का पार्ट है, उसको हम वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉन्ग्लोमेरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे बिजनेसेस में कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए है जिसका लोकल बिजनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, तो ऐसे बिजनेस को कॉन्ग्लोमेरेट बोलेंगे। अगर एबीएन एम्ब्रो हायर को एक्वायर कर ले जो कि इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करता है, और एबीएन एम्ब्रो या स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह लें वो बैंक है, तो ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कॉन्ग्लोमेरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फैक्टर्स एक्चुअली इफेक्ट कर रहे होते हैं वो क्या होता है? चेंजेस इन रिस्ट्रिक्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज मे अराइव फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट बैरियर्स। अगर कोई गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस चेंज कर देती है, जैसे कि पाकिस्तान अगर फॉरेन सब्सिडरी को ग्रीन कंपनीज को ग्रीनफील्ड स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास मॉडर्न डे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में है कि पाकिस्तान ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रीन फील्ड स्टेटस प्रोवाइड किया, उनको इन्वेस्ट करते वक्त टैक्स रिबेट्स दिए, उनको अलाउ किया कि आप अपने इंटरनेशनली प्रोड्यूस यूनिट्स को इंपोर्ट कर लें विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा टैक्सेस जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को,
ताकि वो अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश कर सकें। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस में चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से एफडीआई अट्रैक्ट हो रही है या एफडीआई आ रही है, तो इस तरह की चेंजेस की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इंक्रीजेज एफडीआई इन अ कंट्री। सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन। जिन कंट्रीज में प्राइवेटाइजेशन होगी वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। जैसे ही पता चलेगा कि लोकल फर्म्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कोई ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो कि उसको एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर कंसिडर कर रहा है, उस पर डेफिनेटली कोट करेगा एंड परचेज करेगा। FDI has also been stimulated by the selling of government operation। तो ऐसी कंट्रीज में FDI ज़्यादा होगी, एक जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस में चेंज आएगी, ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस होंगी, और प्राइवेटाइजेशन होगी तो भी ऐसी कंट्रीज में FDI ज़्यादा होगी। पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल हायर परसीव किया जा रहा है तो ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। कंट्रीज दैट हैव हायर पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आर मोर अट्रैक्टिव। टैक्स रेट्स। अगर तो किसी कंट्री में टैक्स रेट्स लोअर हैं तो ऐसी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने के चांसेस हायर हैं। एक्सचेंज रेट्स। Firms typically prefer to invest in countries where local currency is expected to strengthen against their own। दो requirements होती हैं किसी भी foreign firm की to invest in FDI pertaining to exchange rates। मतलब exchange rate के relation में दो requirement होती हैं। एक, ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की स्ट्रेंथन होने के चांसेस ज़्यादा हों, और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज में एक सर्टेन स्टेबिलिटी हो कि स्ट्रेंथन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, और साथ में ये नहीं है कि जिग जैग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये दो अगर रिक्वायरमेंट कंट्रीज मीट कर रही होंगी तो ऐसी कंट्रीज के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने के चांसेस हायर हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो सकती है ये हमने पहले भी देखी थी, मज़ीद डिटेल में बात करें। पहला तरीका तो ये है परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको ही एक्वायर कर लेते हैं, मतलब उसके एसेट्स भी सारे एक्वायर कर लेते हैं, ब्रांड भी एक्वायर कर लेते हैं। क्विक एंट्री, लोकल मार्केट नो हाउ, लोकल फाइनेंसिंग में भी पॉसिबल, एलिमिनेट कॉम्पिटिटर बाइंग प्रॉब्लम्स। ये सारे एडवांटेजेस होंगे अगर आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग एसेट्स को बाय कर लेंगे, कि आपको लोकल मार्केट की नो हाउ भी मिल जाएगी क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई नॉलेज एग्जिस्ट करती होगी। ऐसी कंपनीज को एक्वायर करने के बाद फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी क्योंकि वो एक स्टैब्लिश नेम होगा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको एक्वायर कर लिया गया। कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करना इजी होगा। एक तो पहली चीज, वो जो उस ऑपरेशन में एक कॉम्पिटिटर तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसको आपने एक्वायर कर लिया, अब वो उस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। और बाकियों को भी अगर आपको ग्राउंड्स मिलेंगे विद एस्टैब्लिश बिजनेस तो ऐसे कंपटीटर्स को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। और ऐसे केस में जो डिसएडवांटेज है, बाइंग प्रॉब्लम हो सकती है, किस प्राइस पे बाय करना है, बिड कैसे करना है, कौन सी कंपनी को बाय करना है, ये वाली प्रॉब्लम परचेजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स में आ सकती हैं। सेकेंड इज न्यू इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका यह है कि अपनी नई इन्वेस्टमेंट उसमें कर लें। नो लोकल एंटिटी एग्जिस्ट और इज अवेलेबल फॉर सेल। लोकल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मे एनकरेज नो इनहेरिटेड प्रॉब्लम, लॉन्ग लीड टाइम टू जनरेशन ऑफ सेल्स और अदर डिजायर्ड आउटकम। इसका न्यू इन्वेस्टमेंट नॉर्मली तब की जाती है जब कोई लोकल कंपनी फॉर सेल ही ना हो, तो फिर ऑप्शन क्या है कि अपनी न्यू कंपनी फॉर्म करके इस्टेब्लिश कर ली जाए। कोई नई फर्म लगाने के फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है कि नई इन्वेस्टमेंट करने पे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी या टैक्स रिबेट्स प्रोवाइड कर रही हो।
इसके प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स जब नई फर्म इस्टेब्लिश होगी उसकी सेल्स को जनरेट करने में एक लीड टाइम है, 2-3 साल मैन्युफैक्चर होने में टाइम लग जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कंपेयर टू द परचेजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। तीसरा है कि पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टमेंट कर लें, यानी जॉइंट वेंचर में चले जाएं। एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है और आप उसके साथ इन्वेस्ट करके एक नई कंपनी फॉर्म कर लें। नॉर्मली ऐसे केसेस में जो जॉइंट वेंचर में दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक लोकल पार्टनर होता है और एक इंटरनेशनल पार्टनर होता है। और जॉइंट वेंचर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 50% ओनरशिप दोनों एक्वायर करते हैं। और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि अच्छा, और मेथड्स जो हैं वो एफडीआई के नहीं है। ये जो हमने मेथड्स देखे ये वो मोड्स हैं जिसकी बेसिस पे एफडीआई की जा सकती है। अगर मल्टीनेशनल की जनरल बात करें तो इंटरनेशनली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल ऑफ दीज मेथड्स। पहला था एफडीआई। एफडीआई 100% ओनरशिप भी हो सकती है, लेस देन 100% ओनरशिप भी हो सकती है, और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाए, इस केस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी बट स्ट्रेटेजी की बेसिस पे अलायंस है पार्टनर के साथ। किसी एग्जिस्टिंग फर्म की फ्रेंचाइज ले ली जाए और फॉरेन में एग्जिस्ट किया जाए, लाइसेंसिंग के थ्रू ऑपरेट हो सकता है। और तीसरा और आखिरी और सबसे सिंपल जो मेथड है वो एक्सपोर्ट है, कि आप इंटरनेशनल फर्म में एफडीआई में नहीं जा रहे, सिर्फ आपने गुड्स ही बेचने हैं तो आप एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट भी दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट ये होती है कि आप डायरेक्टली एक कंट्री में एक्सपोर्ट कर दें, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ही होती है, उसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं कि टैक्स रिबेट्स लेना हो, कॉस्ट, आपके पास मार्केटिंग के इश्यूज हों, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हों। वो ये होती है कि आप पहले एक कंट्री में एक्सपोर्ट करें और वहां से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करें, रादर देन उस कंट्री में डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें। तो कंपनीज के पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू सेल देयर, टू मेक देयर एग्जिस्टेंस इंटरनेशनल। अगर कंट्रोल चाहिए होगा तो ऑप्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है। अगर कंट्रोल नहीं चाहिए तो फिर आपके पास ऑप्शन स्ट्रेटेजिक अलायंस का भी है, फ्रेंचाइजिंग का भी है, लाइसेंसिंग का भी है और एक्सपोर्ट का भी है। अब एफडीआई का फायदा क्या होता है अगर एक्सपोर्ट से कंपेयर किया जाए? पहला फायदा, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रेड बैरियर्स। मतलब एफडीआई को एडवांटेज हमेशा ये रहेगा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर हैं और ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा हैं तो एफडीआई में जाना बेहतर है एक्सपोर्टिंग से, क्योंकि एक्सपोर्ट करते वक्त ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कंसिडर होंगे। स्ट्रेटेजिक गोल ही ये है कि इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना है, एग्जिस्ट करना है, तो आप एफडीआई में जाएंगे। और एफिशिएंसी भी एफडीआई से क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर लेबर सस्ती है तो ऐसी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं पे प्रोडक्शन इजी होती है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर एक कंपनी के हैं तो उसके लिए एफडीआई प्रेफरेबल है कंपेयर टू एक्सपोर्टिंग। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के ऊपर एडवांटेज क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? नंबर 1, नीड टू रिटेन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अगर कंपनी कंट्रोल रखना चाह रही है तो सब फिर ऑप्शन जो अवेलेबल है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है। सेकेंड इज नीड टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अगर तो बिजनेस की नेचर ऐसी है कि टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की बेसिस पे सरवाइव कर रहा है तो ऐसे केस में लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में नॉलेज को शेयर करना पड़ता है। फिर एफडीआई इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को शेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द थर्ड वन इज कैपेबिलिटीज नॉट सुटेबल फॉर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। हो सकता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की रिक्वायरमेंट ही कंपनी ना मीट करती हो, तो फिर उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है। अब एफडीआई को भी हम, जिस तरह हमने पोर्टफोलियो को सपोर्ट किया थ्रू, उससे पहले हमने ट्रेड को सपोर्ट किया था पिछले लेक्चर्स में थ्रू थियरीज, इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी
थ्योरेटिकल सपोर्ट मिलती है। पहली जो थ्योरेटिकल सपोर्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी से है। हमने ये थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड में भी डिस्कस की थी कि अ कंपनी begins by exporting its product and later undertakes foreign direct investment as a product moves through its cycle। हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट के कुछ लाइफ साइकिल स्टेज होते हैं। इनिशियल स्टेजेस में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है, और जब प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे आ जाती है तो वही कंट्री दूसरी इंपोर्ट करती है फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इस केस में जो लेटर स्टेजेस हैं उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट मिलती है कि लेटर स्टेजेस में कंपनी क्या करती है, अपने प्लांट को लोकल कंट्री से शिफ्ट करके उन कंट्रीज में ले जाती है जहां पे प्रोडक्शन चीप है, जैसे लेबर चीप है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज तो लेटर स्टेजेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब वो वहां पे प्रोड्यूस करके वहां से जो होम कंट्री है वहां पे भी एक्सपोर्ट करती है और फर्दर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है, लेकिन कॉस्ट एडवांटेज को अचीव करने के लिए अब वो अपने प्लांट डिफरेंट कंट्रीज में लगाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इनोवेशन का जो एडवांटेज है वो लेटर स्टेजेस पे एग्जिस्ट नहीं करता जब प्रोडक्ट मेच्योर हो जाती है। तो ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि लेटेस्ट शुरू में कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है जब वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि डिमांड लिमिटेड होती है। लेटर स्टेज जिसमें जब डिमांड मेच्योर होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स भी आ जाते हैं, उस केस में मार्केट को compete करने के लिए कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में चली जाती है, एंड दिस इज अ सपोर्ट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी जो हमें सपोर्ट मिलती है वो मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी से मिलती है, और ये थ्योरी ये कहती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो एडवांटेज पोजेस करने के लिए ओवर द डोमेस्टिक फर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। और वो एडवांटेज कौन से होते हैं? दो मेजर एडवांटेज की इस थ्योरी ने बात की कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। कंपनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इसलिए जाती हैं ताकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव कर सकें। जाहिर बात है जो कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वहाँ पे ऑपरेट करके टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज पोजेस किया जा सकता है। दूसरा कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कि जहाँ पे लेबर सस्ती है वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लें, जहाँ पे टैक्स कम है वहाँ पे से अपनी सेलिंग एक्टिविटीज़ को डाइवर्ट किया जाए। तो ये दोनों तरह के एडवांटेज को अचीव करने के लिए फर्म्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाती है, और ये हमें कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी का आर्गुमेंट है। तीसरी थ्योरी जो एफडीआई को सपोर्ट करती है वो इंटरनेशनलाइजेशन है। ये थ्योरी ये कहती है अ कंपनी अंडरटेक्स एफडीआई टू इंटरनेशनलाइज अ ट्रांजैक्शन दैट इज मेड इनएफिशिएंट बिकॉज ऑफ द मार्केट इम्परफेक्शन। तीसरी थ्योरी हमें ये कहती है कि एफडीआई में कंपनीज इसलिए जाती हैं क्योंकि मार्केट के अंदर कोई ना कोई इम्परफेक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स हैं या कोई यूनिक नॉलेज का एडवांटेज है। इसको एलिमिनेट करने के लिए अगर एक्सपोर्ट करना मुश्किल है थ्रू ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चले जाती हैं ताकि जो है वो जो ट्रेड बैरियर्स या टैरिफ का इफेक्ट है वो एलिमिनेट किया जा सके। तो मार्केट जो भी इम्परफेक्शन होंगी उसकी वजह से कंपनीज इंटरनेशनलाइज करती हैं, और ये आर्गुमेंट हमें इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनलाइजेशन से एडवांटेज क्या होते हैं ये भी थ्योरी ने वेल एक्सप्लेन किया।
पहली, अवॉइड सर्च एंड नेगोशिएशन कॉस्ट। वहाँ पे एग्जिस्ट करके बायर से नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है तो नेगोशिएशन हैक्टिक होती है। जब लोकल मार्केट में रिटेलर बिजनेस में कोई थियरी अवेलेबल, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होती है तो उसके अंदर नेगोशिएट करने की कोई ख़ास कॉस्ट नहीं होती। दूसरा फ़ायदा होता है कि लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकती हैं। तीसरा है अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जैसे कि टैरिफ भी एक तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जिसको कंपनीज अवॉइड कर रही होती हैं थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। चौथा, कंट्रोल सप्लाई कंडीशंस एंड सेल्स इनपुट। हो सकता है कि जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा हो वहाँ पे सेल्स बेहतर हो, यानी कि डिमांड बेहतर हो, या वहाँ पे रॉ मटेरियल की सप्लाई बेहतर हो, तो इन दोनों का फ़ायदा लेने के लिए भी इंटरनेशनलाइज किया जाता है। और नंबर 5 इज़ इंटरनेशनलाइज होने के बाद कंपनीज अपनी ट्रांसफ़र प्राइस भी डिफाइन कर सकती है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ट्रांसफ़र प्राइस वो प्राइस होती है जिससे कंपनी का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। विद इन अ कंपनी ये सेल हो रही होती है और इसके फ़ायदा जो होता है वो प्रॉफिट मैनिपुलेशन में होता है। और जिन कंट्रीज़ में टैक्सेस ज़्यादा होते हैं उन कंट्रीज़ में प्राइसेस हायर चार्ज की जाती है ताकि एक कंट्री में प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए और दूसरी में कम हो जाए, और इस तरह टैक्स एडवांटेज को अचीव किया जा सकता है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कंपनीज एक्चुअली फोकस करती हैं व्हेन दे ट्राई टू इंटरनेशनलाइज, और ये हमें इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी बताती है। लास्ट जो थ्योरी है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है, दैट इज एक्लेक्टिक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है, इसने OLI फ्रेमवर्क की बात की, अ फर्म अंडरटेक्स FDI when location ownership and internationalization advantage combines to take a location appealing। ये थ्योरी ये कहती है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन का एडवांटेज लेने के लिए FDI में नहीं जाती, बल्कि इसके 3 बेसिक पर्पज होते हैं। एक, इंटरनेशनलाइजेशन का एडवांटेज लेना होता है। दूसरा, इंटरनेशनली ऑनरशिप का एडवांटेज लेना होता है। और तीसरा, लोकेशन का एडवांटेज लेना होता है कि हो सकता है कि वहाँ पे जोग्राफिकली जो है उसकी सेल्स की, प्रोडक्शन की जो लोकेशन का एडवांटेज है वो उसके बिजनेस को बूस्ट करे। तो ये 3 तरह के एडवांटेज को हासिल करने के लिए कंपनीज FDI में जाती हैं, एंड दिस वाज द आर्गुमेंट ऑफ एक्लेक्टिक थ्योरी। अब FDI का होस्ट कंट्री को क्या फायदा होगा और लॉस कॉस्ट क्या आएगी और होम कंट्री को क्या आएगी, हम एंड में ये डिस्कस कर लेते हैं। होस्ट कंट्री यानी ये वो कंट्री है जिसमें FDI हो रही है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। पहला ट्रांसफर क्या होगा, पहला फायदा क्या होगा, रिसोर्स ट्रांसफर के कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज लेके उस कंट्री में आएगी। दूसरा, उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जाहिर बात है जहाँ पे प्लांट लगेगा उसी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सब्स्टिट्यूशन होगी, जो गुड्स वो पहले उस कंपनी के इंपोर्ट कर रहे थे अब वो वहीं पे प्रोड्यूस होंगे, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बाय द लोकल प्रोडक्शन, और वही गुड्स आगे एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडवांटेज होगा। कॉस्ट क्या है, पहला कॉस्ट ये है कि अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी एंड में सारा प्रॉफिट अर्न करके वो अपनी कंट्री में ट्रांसफर करेगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। और दूसरा, सॉवरियनिटी एंड कंट्रोल का एक इशू है कि हो सकता है कंपनी की प्रोडक्ट पे इतनी डिपेंडेंसी आ जाए कि उसके बाद गवर्नमेंट भी उससे नेगोशिएट ना कर सके। तो ये फायदे और नुकसान हैं टू द होस्ट कंट्री।
अगर होम कंट्री को फायदे और नुकसान देखे जाएं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट एडवर्सली अफेक्टेड बाय इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन अर्निंग्स। पहला फायदा यह है कि फॉरेन अर्निंग्स जब ट्रांसफर होंगी टू द लोकल कंट्री तो उसका फायदा आ सकता है। पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट फ्रॉम इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल असेंबलीज टू द ओवरसीज सब्सिडरी। ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉरेन सब्सिडरी है वो अभी भी लोकल रॉ मटेरियल जो है वो लोकली एक्सपोर्ट होता हो टू दैट कंपनी और फिर वहाँ पे वो सिर्फ उसको असेंबल करती हो, तो ऐसे केस में भी होम कंट्री को फ़ायदा हो सकता है। और टेक्निक रिपेट्रिएशन ऑफ स्किल एंड नो हाउ, वहाँ पे हो सकता है कंपनी जो कुछ लर्न करेगी वो नो हाउ इस कंट्री में वापस आए विच कैन बी अ बेनिफिट टू द कंट्री। कॉस्ट ये है कि वो चीज़ जो पहले एक्सपोर्ट हो रही थी वो अब वहाँ फॉरेन में मैन्युफैक्चर हो रही है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। दूसरा जो मेजर लॉस होता है टू द होम कंट्री, जो लोग पहले लोकल कंपनी में एम्प्लॉयड थे वो अब उनकी एम्प्लॉयमेंट लॉस हो चुकी है क्योंकि अब वो कंपनी फॉरेन में प्लांट इस्टेब्लिश कर चुकी है। और लोकलाइजेशन एडवांटेज की हमने पहले भी बात की, तो आखिरी में बस इसको डिटेल में देख लेते हैं कि लोकलाइजेशन एडवांटेज डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री कैरेक्टरिस्टिक दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएनसीज टू इंटरनेशनलाइज देयर एक्टिविटीज। जब हमने लोकलाइजेशन एडवांटेज की बात की थी एक्लेक्टिक थियरी में, तो लोकलाइजेशन एडवांटेज का मतलब ये है कि ये वो एडवांटेज है जो कंपनी को फॉरेन कंट्री की लोकेशन से अराइव हो रहा है। तो लोकेशन एडवांटेज तीन तरह के होते हैं। एक, उस कंट्री में लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे ऑयल चीप है और वहाँ पे ऑयल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर गल्फ में प्लांट लगा लेते हैं। लार्ज लोकल मार्केट, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वहीं पे अगर प्लांट लगा लें तो कंपनी की सेल्स को फ़ायदा हो जाएगा। And the third localization advantage is opportunities to enhance the efficiency of the firm's operation, कि कंपनी की ऑपरेशन की एफिशिएंसी हो जाए, जो कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे लेबर चीप है तो ऐसी कंट्री में प्लांट लगा लेते हैं जहाँ पे लेबर चीप है। तो आज के लेक्चर में हमने मल्टीनेशनल के ऑपरेशंस के बारे में बात की। हमने ये डिस्कस किया कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या हैं, उसके कन्फ्लिक्ट्स उसमें क्या आ रहे होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, किस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। फिर हमने बात की एफडीआई के बारे में, फिर हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, उसके एडवांटेजेस देखे, मोड ऑफ एंट्री इनटू एन एफडीआई देखा, फिर हमने उसको थ्योरेटिकली सपोर्ट किया। और उसके बाद हमने होम और होस्ट कंट्री को उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। आज की डिस्कशन यहीं तक थी, और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन बाय पोस्टिंग इट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।